नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज के हमारे ख़ास मेहमान भाई सुनील राज बामनिया जी हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, एडवोकेट, पेंटर, बहुत अच्छे कवि के रूप में अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों का निर्वहन बड़ी बखूबी और बड़ी लगनशीलता के साथ आप निभाते हैं। मेरी आज इनसे मुलाकात एक जींद के रानी तालाब पर ऐसे समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा एक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, उसके दौरान जब ये पहुँचे, वहाँ इनके द्वारा किए गए सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज के उस धरने में वहाँ अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए वहाँ विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता मुहैया कराई। और जब मैं इनसे मिला, इनसे चर्चा करने का मुझे मौका मिला, तो निश्चित तौर पर मन में हुआ कि क्यों ना भाई सुनील राज बामनिया जी से व्यक्तिगत रूप से मिला जाए और इनके बारे में जाना जाए। इनके विभिन्न जो आयाम हैं, जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके बारे में जाना जाए। सुनील राज बामनिया जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर। तो सबसे पहले तो वेद प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत आभार जो आपने अपना एक कीमती समय निकाल के मुझसे भेंट करनी चाहिए। मुझे भी अपेक्षा नहीं थी कि वे आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुँच पाओगे, लेकिन अच्छा लगा। हर दिल की गहराइयों से आपका बार बार धन्यवाद है। दर्शकों, मैं जो बताना चाहता हूँ, सुनील राज जी ने मुझे किस प्रकार से अपने नज़दीक खींचा, इनकी जितनी मैंने नज़दीक से इनको समझने का प्रयास किया, जिनको जानने का प्रयास किया, इन्हीं से चर्चा करते हैं। सुनील जी, आप बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, कविता रागनी, आपकी एक रुचि है पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, बोलना, अधिकारों के लिए लड़ना, उनके लोगों को अधिकारों की रक्षा करना। इस प्रकार का एक आपका एक मिशन है, जिस मिशन पर आप दिन रात लगे हुए हैं। उसकी यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए, किस प्रकार से आपकी ये शुरुआत हुई? वेद प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने प्रशंसा के में जो बातें बताई, मैं देखो कवि के तो आसपास में भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार जब मन होता है तो मैं कुछ लिख लेता हूँ जी। जब भी कोई मुद्दा सामने आता है तो उसके ऊपर जब मैं काफ़ी गहराई में चला जाता हूँ तो कुछ न कुछ विचार आ जाते हैं और मैं वो हस्तलिखित कर देता हूँ। जिसको आप कवि कहो चाहे कुछ भी कहो। जी। तो उस रचना लिखने के समय आप जातिवाद पर, बेरोज़गारी पर, भ्रष्टाचार पर, विभिन्न बिंदुओं पर आप कटाक्ष करते हैं अपने लेखनी के माध्यम से। जो आपके दिल के करीब जो कविता है, और उस कविता की आप शुरुआत हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, ताकि हमारे दर्शक भी आपकी इस हुनर से रूबरू हो पाएँ। जी। पंजल साहब, वैसे तो जो कुछ भी लिखा है ना, वो दिल की गहराइयों से लिखा है। जो कुछ दिल में आया, समझा, विचार किया, जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा को मैंने कॉपी पे उतारा और उसको एक कविता का रूप दिया है। जी। लेकिन आज का ही मुद्दा लें, हम जो रानी तालाब पे जो अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है जी, वो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जिसको हम ऐसी समाज कहते हैं जी, वो तीनों जो 3 कास्ट हैं हमारी, जिसमें कि धानक समाज है, वाल्मीकि समाज है और चमार समाज है जी, वो सारे के सारे एकत्रित होके एक कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने विचार किया, विचार साझा हुए। हमारे साथ भी, मेरे साथ भी मुलाकात हुई थी, तो मैंने भी अपनी सहमति दी थी और उसमें बढ़ चढ़कर जहाँ तक भी मेरा कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार जहाँ तक भी मदद हो सकेगी मैंने मदद का आश्वासन दिया था। जी। तो मैंने जो वहाँ पे रानी तालाब पे अनिश्चितकालीन धरना था, वहाँ पे आज गया मैं, जहाँ आपसे मुलाकात हुई। जी। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। जो अनिश्चितकालीन धरना है समाज के लिए, जातियों के बारे में है। जी। जो एक जाति नुमा जहर है जो इस समाज के अंदर घोल दिया गया है बहुत बुरी तरीके से। जी। आज हमारे समाज का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो जातिवाद है। जी। और इस जातिवाद के संदर्भ में मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। जी। मैं चाहूँगा कि वे क्यों ना मौके के हिसाब से, उसी के हिसाब से वो 2 लाइनें। जी, बताइए सर। एक मैंने पीछे काफ़ी समय पहले एक कविता लिखी थी जी, कि ना आओ रे ना आओ थम मन पड़निया की बाता में, आपस में थम मत ना बांटो एक दूजे न जाता में। क्या बात है। फूट डाल कर राज करें जो कुछ ऐसे बेईमान से, हमने समझे एक खिलौना समझे ना इंसान है। क्या बात है। उठा तइये मिठे बोलें
ओठा तय ये मीठे बोला जहर से इनकी आता में, आपस में थम्मत ना बांटो एक दूजे ने जाता में। क्या बात है। ना से कोई हिंदू मुस्लिम, ना कोई सिख ईसाई रहे, खुदा ने बस इंसान बनाए, ना कोई जात बनाई रहे। क्या बात है। आपस में थम्मत न लड़ो, ना खून लगाओ हत्था में, आपस में थम्मत ना बांटो एक दूजे ने जाता में। क्या बात है। बहुत हमारे अपने बनके हमने लूटें, हमारे अपने बनके हमने लूटें, समझो इनकी चाल ने, भारत माँ के आंसू आवे देख के हमारे हाल ने। क्या बात है। जो भी हमने न्यारे पाड़े, जो भी हमने न्यारे पाड़े, गिर लो न लाता में, आपस में थम्मत ना बांटो एक दूजे ने जाता में। क्या बात है। बहुत उम्दा। मुक्तिराज के अर्ज करे थारी, मुक्तिराज अर्ज करे थारी, सब ने बराबर जानो रहे, जात पात और धर्म भूल के इंसानियत पहचानो रहे। क्या बात। जिस दिन मेरी आप बात समझ गए, सुख तो सोओगे राता ने, आपस में थम्मत ना बांटो एक दूजे ने जाता में। वाह जी वाह, बहुत उम्दा। और दर्शकों, निश्चित तौर पर एक प्रेरणादायक संदेश, एक सामाजिक ताने बाने पर जिसको एक हमारी कमजोरी समझ के राजनेता, अन्य लोग जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर मुक्तिराज सुनील राज बामनिया जी का एक करारा तमाचा है। उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो समाज को बांटते हैं, लेकिन वो जनता को जागरूक करने के लिए दिन रात अपनी लेखनी के माध्यम से हम सब लोगों को जागरूक करते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये जातिवाद का जो जहर है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अनपढ़ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा ही उन्हीं लोगों में है। ये जहर खासकर जो आज अपने आप को अधिक शिक्षित, बहुत ज़्यादा शिक्षित जो महसूस करते हैं, लेकिन उनकी सोच, संकीर्ण सोच की वजह से वो एक जातिवाद के जहर में ही घुले बसे हैं। उससे बाहर वो ना सोच सकते हैं, ना विचार कर सकते हैं। बहुत गहरा और बहुत एक सटीक आपने कटाक्ष लेखनी के माध्यम से किया। आपको हृदय से बहुत बहुत आभार। आपने लेखनी के अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम जो आपकी कली थी, उसमें मुक्तिराज शब्द का उपयोग किया है। ये मुक्तिराज क्या है, दर्शक जानना चाहते हैं। मुक्तिराज कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये एक सरनेम के नाम लगा लो या फिर उर्फ है ये मेरा। उर्फ जी। कुछ साथी थे जो मेरे कुछ बीते समय के, कुछ बुरे समय के अनुभव जो रहे मेरे, उसमें कुछ मेरे ऐसे साथी जुड़े थे जी। और मैं कभी फुर्सत में अगर मौका हुआ वाजिब तो उसमें बताऊंगा आपको जी। ये उस टाइम पे मेरे जो साथी थे उन्होंने एक नाम दिया था जी, जिसको मुक्तिराज के नाम से मैंने किया, और जो मैंने कविताएं की है वो भी सारी की सारी मुक्तिराज के नाम से ही की है। क्या बात है, क्या बात है। तो उन साथियों ने मेरे हौसला अफजाई की, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि भाई मेरे को कुछ लिखना चाहिए। और वे उस टाइम पे किसी भाई ने ये कहा था कि वे आप तो यार मुक्तिदाता हो हमारे। क्या बात है, क्या आपने तो यार हमारी ऐसी ऐसी समस्याओं का सॉल्यूशन छोटे छोटे शब्दों में ही निकाल दिया। तो वहाँ से किसी साथी ने आवाज़ दे दी थी, बोला मुक्ति, अरे मुक्ति तो हमारी मुक्ति है। तो उस टाइम से फिर वो मुक्ति नाम पड़ गया था, तो वो राज मैंने अपने आप लगा लिया था, मुक्तिराज पड़ गया जी। दर्शकों, परिस्थितियाँ कभी भी किसी भी व्यक्ति के उसके साथ भी हो सकते हैं, उसके विपरीत भी हो सकते हैं। उन परिस्थितियों से हारना कोई ज़िंदगी नहीं है। उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कुछ ना कुछ अच्छा समाज, परिवार, देश के लिए करते रहना, सोचते रहना, विचार करते रहना, वहाँ वो असली जीवन है आपका। और जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई जो आपको जानने वाले, समझने वाले, जो आपके मित्र हैं, प्यारे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एक सरनेम, प्यारा नाम आपका, जैसा आप काम करते हैं उसी काम के मुताबिक आपको एक नाम देते हैं। और उसी का एक नमूना हमारे को देखने को मिला। सुनील राज बामनिया जी उर्फ मुक्तिराज के नाम से आप फेमस रहे हैं। मुक्तिराज जी, और ऐसी कविता जो आपके बहुत दिल के करीब हो और जो मार्मिक दृश्य पेश करती हो, जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, थोड़े समय में ज़्यादा कुछ समझ पाना इतना आसान नहीं है। निरंतर हम सुनील बामनिया जी से मिलते रहेंगे, निरंतर किसी न किसी अंतराल पर इनसे चर्चा करते रहेंगे। इनकी जो लेखनी की विधा है, ये बहुत अच्छे पेंटर भी हैं। इनके द्वारा की हुई पेंटिंग पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़ी डिग्निटरीज़ को इनकी भेंट की गई हैं। मुक्तिराज जी, एक और कोई सुंदर ही प्रस्तुति जो आपके दिल के करीब है और जो युवा, जो प्रेरणा, उन लोगों के लिए आप प्रेरणा के रूप में काम करेंगे। जी मुक्तिराज।
एक कविता थी जो आज के समाज के हालात को देखते हुए मैंने लिखी थी। जो समाज का आज हाल है वो अगर उसको गहराई से समझा जाए तो ना चाहते हुए भी आँखों में आंसू आ जाते हैं इंसान जी। को। जिसके दिल में कहीं ना कहीं दूसरों का दर्द समझने की भावना है, अगर वो समाज के हाल को देखेगा तो ना चाहते हुए आँखों में पानी आएगा उसके। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता बनाई थी जी। कि नैन हुए जलधारे क्यों, हम्म, नैन हुए जलधारे क्यों, कोई किसी को मारे क्यों, क्या बात है। हम इतने बेचारे क्यों, उनके वारे न्यारे क्यों, जिनके रहते हिम्मत थी, हम्म, जिनके रहते हिम्मत थी वो ही हिम्मत हारे क्यों। हम्म, ये जो समाज के कुछ लोग हमारे जिनको हम अपना प्रतिनिधित्व सौंप देते हैं, जी। जो हमारे समाज का गरीब तबके का, ज़रूरतमंद का, मजबूर का सहारा होता है, जी। और जब हम उनको अपनी कमान उनके हवाले सौंप देते हैं, जी। वो ही कहीं ना कहीं कई बार हिम्मत हार के बैठ जाते हैं किसी न किसी हालातों के चलते हुए। जी। तो जिनके रहते हिम्मत थी वो ही हिम्मत हारे क्यों, दिल ही जिनके बहरे हैं, कोई दिल से उन्हें पुकारे क्यों। क्या बात है। सन्नाटे से गूंज रहे आज गांव गली गलियारे क्यों, क्या बात है। क्या बात है। रात में बादल धुंध और धुआं, दिन में दिखते तारे क्यों। क्या बात है। आज आम से आम आदमी को दिन में तारे दिखाने का काम कर दिया गया है। जी। और उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो राजनीति है वो एक अहम कारण है। जी। जिनको हमने वोट दे करके सत्ता में बैठाया, जी। सब कुछ उनको पावर दी, जी। जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ें, लेकिन वो हमारे अधिकारों की लड़ाई ना लड़के अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना जो काम करना है वो करते हैं। और आम आदमी, जो गरीब आदमी है, मजबूर तबका है, जो ज़रूरतमंद है, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं होता है। क्या तो बात है। बड़ा उन चीज़ों मार्मिक मंचन, चिंतन, मनन, उन चीज़ों को देखते चित्रण हुए आपने किया कविता के उन चीज़ों को देखते हुए ये कुछ लाइनें लिखी थी जी। कि वे दिल ही जिनके बहरे हैं, हम दिल से उन्हें पुकारें क्यों। क्या बात है। आज हम चिल्लाते रहते हैं, आप देखो आए दिन कोई सरपंच बैठे हैं लटका रहे हैं, कहीं कलरक बैठे हैं, पीछे कर्मचारियों ने कितना लंबा संघर्ष किया है, लेकिन कोई समाधान नहीं। दोबारा उस लाइन को कोई समाधान नहीं। वो कौन सी थी वो? दिल ही जिनके बहरे हैं, कोई दिल से उन्हें पुकारे क्यों। क्या बात है। दिल ही जिनके बहरे हैं, जो ये नेता बने बैठे हैं आज के दिन, सत्ताधारी लोग जो हैं, उनके जो दिल हैं, दिमाग है, वो बहरा हो चुका है जी। उनको हमारी जो पीड़ा है नहीं सुनाई देती, किसी की भी नहीं सुनाई देती। चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो मजबूर है। जी। मजबूर मीन्स को ज़रूरतमंद हैं, धक्के खा रहे हैं, जिसको सरकार की खास ज़रूरत है, उन लोगों की पीड़ा सरकार को नहीं दिख रही है। जी। जी। आज वो अपने हिले में जो समाज को लूटने में और बर्बाद करने में लगे हुए हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए। पता नहीं उनका इसके पीछे क्या लक्ष्य है, लेकिन अगर समाज की नज़र से देखा जाए तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। जी। क्योंकि समाज हित के लिए काम करने के लिए सरकार बनाई जाती है, ना कि समाज को सताने के लिए। जी। आज के दिन कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज हमारे समाज का हर वर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग को देख लो आप, कोई सुखी नहीं है। जी। हर कोई प्रताड़ित है। जी। ठीक है। तो मैं तो देखो, जो कुछ दिखता है, समय होता है, माहौल होता है, तब मैं वो अंकित कर देता हूँ। जी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें बनाई थी मैंने। दर्शकों, जिस प्रकार का सुनील राज बामनिया जी ने, मुक्तिराज जी, जिनको निक नेम उनके मित्र प्यारों ने जो दिया, आप बहुत अच्छा लेखन, चित्रण, लेखनी के माध्यम से सामाजिक ताने बाने को आप बहुत अच्छे से आप दिखा रहे हैं। मुक्तिराज जी, आपने भ्रष्टाचार के ऊपर भी कटाक्ष किया अपनी लेखनी के माध्यम से। मैं चाहूँगा उस भ्रष्टाचार को भी हमारे ऑन कैमरा दर्शकों तक, जो समाज का आईना दिखना चाहिए, किस प्रकार से भ्रष्टाचार ने पूरे भारतवर्ष को खोखला करके रख दिया है। मुक्तिराज जी, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, पीछे कई मामले ऐसे सामने आए थे जिनको देख करके मन से, दिल से बहुत दर्द उमड़ा और मन किया कि भी इस भ्रष्टाचार रूपी जो जहर है, जो एक दीमक की तरह समाज को दीमक है, उसके खिलाफ भी कुछ अंकित करूं, लिखूं। जी। तो मैंने 2-4 लाइनें लिखी थी, एक कविता बनाई थी इसके खिलाफ में। मैं बताता हूं आपको। भ्रष्टाचार ने मारे हिंद में, या ऐसी जड़ जमाई रहे, रक्षक भी ही आज बख्शक हो गए, जावे क्यों कर जान बचाई रहे। क्या बात है। 200 साल अंग्रेजा ने यो देश लूट कर खाया,
1 लाख करोड़ धन लूट के अपने देश पहुँचाया। बोस भगत सिंह बर्गिया ने फिर देश आज़ाद कराया था। आज अफसर नेता लूटने लग गए, जावा क्यों कर जावा क्यों कर देश बचाया। क्या बात है। 72 लाख करोड़ लूट के भी ये करते को न सुनाई रहे। हमारे भ्रष्टाचार ने हमारे हिंद में कैसी जड़ जमाई रहे। क्या बात। कई लाख रुपये देकर आज नौकरी लगने लगी। हक अपना हक मांगण में भी आज रिश्वत लगने लगी। बिना रिश्वत के गरीब जनता आज धक्के खाने लगी। भ्रष्टाचार और बेईमानी की आज नीति चलने लगी। क्या बात। कुछ साल तक हमारे हिंद में रिश्वत की आंधी आई रहे। भ्रष्टाचार ने हमारे हिंद में ऐसी जड़ जमाई रहे। क्या बात है। क्या बहुत बिकने लग गया कानून हिंद का, इंसाफ आड़े रहा को ना। सारे कानून लग गए गरीब पे, साहूकारा ने डर रहा को ना। क्या बात है। कौन कहे से कानून एक से, कानून एक रहा को ना। सच्चाई और ईमानदारी ने कोई जानने वाला रहा को ना। जिनके हवाले देश ही सौंपया हुआ बन गए क्यों अन्यायी रहे। क्या बात है। भ्रष्टाचार ने हमारे हिंद में कैसी जड़ जमाई रहे। क्या बात। मुक्तिराज कहे गरीब के हक ने, ये अफसर नेता गटके से गरीब की बहू बेटी देख के ये जालिम क्यों झपटे हैं। सब कुछ होते कुछ ना मिलता, जाते गरीब फांसी लटके से। जो करें से दगा देते हैं, ऐसे नेता क्यों चुनते हैं। आओ मिलकर कोई हल खोज ला ताकि मिट जाए या बुराई रहे। भ्रष्टाचार ने हमारे हिंद में ऐसी जड़ जमाई रहे। क्या बात है। क्या बात है। दर्शकों, जिस प्रकार से मुक्तिराज जी ने लेखनी के माध्यम से, अपनी कविताई के माध्यम से समाज में फैली विभिन्न बुराइयों पर जो एक पैना और करारा कटाक्ष किया है, वास्तव में सोचने पर मजबूर करता है। हर व्यक्ति का अपना एक नैतिक फ़र्ज, एक नैतिक दायित्व बनता है। वो जिस क्षेत्र में है, वो उन सभी क्षेत्रों में जो वो कर सकता है, इन बुराइयों को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए उसको करते रहना चाहिए। चाहे वो लेखक है तो लेखनी के माध्यम से कटाक्ष करे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है तो प्रशासन की दी हुई शक्तियों के माध्यम से उस भ्रष्टाचार जैसी जो दीमक है, जो देश को खोखला कर रही है, उस पे करारा कटाक्ष करे। और चाहे राजनेता हैं जो आज देश को राजनीति में आते हैं जनसेवा के नाम से, समाज सेवा के नाम से, और फिर उसको बिजनेस बनाकर सिर्फ अपनी स्वयं सेवा करते हैं, जनसेवा से उनको कोई सरोकार नहीं, तो निश्चित तौर पर आपके पास वोट का अधिकार है। उस वोट के अधिकार से, उस वोट की चोट से आप व्यवस्था परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभाइए। मुक्तिराज जी, सुनील राज बामनिया जी, आपने जेल का परिदृश्य भी अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने कविताई के माध्यम से बनाया था। उस कविताई को भी हम दर्शकों तक छोड़े जाना चाहते हैं ताकि दर्शकों तक हम ऐसा कुछ दे जाएं कि दोबारा से हम मुक्तिराज जी के नज़दीक आएँ, दोबारा से आपका एक इंटरव्यू करें और उन लोगों को और आपके द्वारा लिखी हुई बेहतरीन से बेहतरीन कविताएं आप लोगों तक पहुंचाएं। जी मुक्तिराज जी। ये जेल की मैंने विज़िट की, वहाँ के हालात को समझा, देखा, परखा और उनकी ज़िंदगी जी के देखी जी। और जब मैंने उस गहराई के अंदर उतर के देखा जी, तो सोचा कि भाई उसके हिसाब से भी कुछ होना चाहिए, लिखना चाहिए कि भाई वहाँ के क्या हालात हैं। जी, तो उसके संदर्भ में मैंने 1-2 लाइनें लिखी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। ले लीजिए आप। जी जी। हाय रे जेल कैसी जालिम जेल रहे। हाय रे जेल कैसी जालिम जेल रहे। किसने कद आना पड़ जा, सब भाग्य का खेल रहे। क्या बात है। खिला करे थे चमन जड़े, आज उठे ओढ़े धूल रहे। तड़प रहे हैं चमन के माली, तड़प रहे सब फूल रहे। क्या बात। हर पल सोच कर न्यू तड़पे जा, कद वो अपने तमेल रहे। हाय रे जेल कैसी जालिम जेल रहे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वहाँ का जो दर्द है ना साहब जी, इंसान ये नहीं कि भाई हर कोई जेल में जाने वाला क्रिमिनल होता है जी, हर कोई क्रिमिनल नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जो निर्दोष भी हैं जी, मजबूर भी हैं जी, और साजिश का शिकार भी हैं जी। तो मैंने ये नहीं है कि भाई किसी क्रिमिनल को नहीं समझा जी, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जिनको हंसना है ना शायद याद ही नहीं है कि भाई वो कब हंसे हैं। क्योंकि उनके अंदर है ना एक दर्द है, वो दर्द वही जानते हैं, उसके अलावा उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं है जी। तो जब मैंने उनसे रूबरू होके उनके दर्द को जानना चाहा, समझा जी, तो कई बार आंखों में आंसू आए। क्या बात कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो इस समाज की जो भ्रष्टाचार रूपी एक दिमक है उसका शिकार हुए पड़े हैं। कोई
किसी ने पैसे दे के किसी को फंसा दिया, किसी ने किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा करके उसको जेल के अंदर ठोक दिया। जी। और जब तक वो झूठ और सच का पर्दाफाश होता है, कोर्ट के अंदर फैसला होता है, जी। तब तक उस आदमी का जीवन जो है बर्बाद हो चुका होता है। जी। ये जो जीवन इतनी बड़ी मुश्किल से मालिक की कृपया से मिलता है और वो एक साजिश का शिकार होके और उसको जेल के अंदर बिताना पड़ जाता है, तो आप समझ नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस इंसान की पीड़ा क्या होगी। जी। आए दिन वहाँ पे फांसी लगती है, जंगल में फांसी लगा ली, आज भी जंगल में 6 महीने, अगर जींद जेल की ही बात करें तो लगभग 6 महीने साल में एक दो डेथ हो जाती है। जी। वो जो फांसी खाने वाले होते हैं ना, वो क्रिमिनल नहीं होते। ये आप भी समझते हो, ये सारा दर्शक भी समझ रहे हैं। जो जेल के अंदर फांसी खा रहा है ना, वो अपराधी नहीं है, वो शिकार है। वो किसका शिकार है? वो समाज के किसी न किसी जिम्मेदार नागरिक का, भ्रष्टाचार का, या उसके अपने प्रियजनों का, किसी का भी शिकार हो सकता है। उस शिकार होके उस जो चार दीवारी के अंदर जाता है और वहाँ पर जा कर के वो अपने आप को जो ये जीवन मिला बड़ी मुश्किल से, उसको समाप्त कर लेता है। तो आप समझ सकते हो कि भाई उसके दिल पर क्या बीतरी होगी। जब मैंने उन लोगों का दर्द समझा तो मैंने बहुत मतलब उम्मीद हुई, मैं बड़ा तड़पा उस बात को कि भाई मैं एक लाइन तो इस पे लिखूंगा ही लिखूंगा। बहुत तब जा कर के मैंने ये लिखी थी कि खिला करें थे चमन जड़ें, जिन घरों में कभी रौनक होती है और जब उस घर का जो करता धरता होता है, सारा घर को चलाने वाला होता है, संचालक होता है घर का, और उसको किसी ना किसी वजह से जेल के अंदर जाना पड़ जाता है, वो इस दुनिया से एक अलग दुनिया है। इस दुनिया को छोड़ करके जब वो उस दुनिया में चला जाता है तो पीछे जो उसके परिवार का हाल होता है ना जी, वो मैंने इसमें दर्शाया था कि भाई खिला करें थे चमन जड़ें, कि भाई जहाँ हर परिवार की चहचहाट होती थी, खुशियाँ होती थी, सब कुछ होता था, हरा भरा परिवार होता था, और वो अचानक कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो परिवार है ना बसा बसाए उजड़ जाता है, तबाह हो जाता है जी। तो खिला करें थे चमन जड़े, उड़ा अज उठे उड़े धूल रहे, तब तड़प रहे हैं चमन के माली। चमन के माली वो लोग होते हैं जो परिवार के संचालक होते हैं, जो करता रहता होते हैं। वो जब जेल के अंदर चले जाते हैं तो वो तो वहाँ तड़प रहे होते हैं, और उसका जो प्रिय पीछे रह जाते हैं, जो परिवार होता है वो पीछे रह जाता है, वो पीछे तड़पता रहता है। तो तड़प रहे सब चमन के माली, तड़प रहे सब फूल रहे, क्या बात। हर पल सोच कर न्यू तड़पें, कद हो अपना तय मिल रहे, कि भाई कब मैं यहाँ से इस जेल से, इस नरक से निकलूँगा और कब अपने परिवार के बीच में पहुँचूँगा। ये हर पल उसको एक दिमक की तरह वो खाने वाला है, जो बीजनी लगी होती है, हमारी देसी भाषा में बीजनी बोलते हैं, जो इंसान को अंदर ही अंदर खाई जाती है जी। तो वो उसको अंदर ही अंदर खा जाती है जी। जब उनके दर्द को देखोगे, लगभग वहाँ कोई हंसता हुआ चेहरा नहीं मिलेगा, मुरझाए हुए चेहरे मिलेंगे। उनका जो हाल देखोगे ना आप, तो लगभग हर आदमी मुरझाया हुआ मिलेगा आपको, हर उसके अंदर बेचैनी मिलेगी, उसकी आंखों में झांक के देखो उसको बेचैनी मिलेगी। तो वो बेचैनी मैंने यहाँ पे दर्शाई थी, बहुत उम्दा। तो आगे मैंने लिखा था कि गुनहगार आड़ थोड़े मानस, गुनहगार आड़ थोड़े मानस बेगुनाह गणे फसरे से, नहीं कोई भी दुख समझण वाला ऐसे बौर में दसरे से, बंद पड़े हैं जेड़ा मैनू, बंद पड़े हैं जेड़ा मैनू जैसे सुखी बेल रहे, हाय रे जेड़ कैसी जालिम जेल रहे। मुक्ति राज मुश्किल तय मिला यो जीवन, मुश्किल तय मिला यो जीवन आड़े बिताना पड़ रहा से, अंधे कानून की बाट में यो चंदा के जू गहरा से, आज़ाद जिंदगी होई गुलाम, आज़ाद जिंदगी होई गुलाम या ऐसी बनी रखेल रहे, हाय रे जेड़ कैसी जालिम जेल रहा। मुक्ति राज तेरा जेल में फंस गए, मुक्ति राज तेरा जेल में फंस गए, हो गया कैसा हाल रहे, अपना पराया कोई साथ रहा ना, अपना पराया कोई साथ रहा ना, आवे नहीं चाल रहे, जिसका लाग जा लपेटा जेल का, उसका काट दे तेल रहे, हाय रे जेड़ कैसी जालिम जेल रहे। ये जिस आदमी को वहाँ जेल रूपी जो दुनिया है उसके अंदर जाना पड़ जाता है, उस आदमी का जीवन वही जानता है कि भाई उसने क्या झेला है। उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। मैं ये कहता हूँ कि भाई इंसान का कहते कहावत है एक आम समाज के अंदर कि भाई एक एक पल जो है वो अनमोल है, उसको अनमोल समय को बर्बाद मत करो। लेकिन
एक व्यक्ति जो एक समाज का अहम हिस्सा होता था, अहम अंग होता था, समाज की सेवा कर रहा होता था, समाज के लिए निर्माण में योगदान कर रहा होता था, वो अचानक से किसी हादसे का शिकार हो जाता है या किसी साजिश का शिकार हो जाता है और उस इंसान को सालों साल, कई आदमियों का तो जीवन ही मान के चलो, नहीं तो सालों साल उस आदमी का जीवन जो है वो जेल के अंदर निकल जाता है। और वो जब जेल के अंदर जीवन निकलता है और लास्ट में आकर के उसको कह देता है कि भाई आप निर्दोष हो, कोर्ट कहता है कि आप निर्दोष हो। अगर वो निर्दोष है तो उसकी जो उसने वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, अपनी ज़िंदगी वहाँ पे लुटा दी, बर्बाद कर ली, उसके पीछे उसके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो गई जी। तो उसकी भरपाई करने वाला आज तक मैंने कोई नहीं देखा जी। कोई। मैंने आज तक मैंने इतनी मतलब गहराई से जाके देख लिया, आज तक किसी निर्दोष को जो उसने अपना जीवन बर्बाद किया उसकी भरपाई करने के लिए कोई नहीं आगे आया। जी। ना कानून आया, ना कोर्ट आई, ना समाज का कोई हिस्सा आया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को भी चेताना चाहूँगा और हमारे माननीय न्यायालय से भी अपील करूँगा कि भाई आप जो ये न्याय व्यवस्था है इसमें थोड़ा सुधार करो। जी। एक दोषी और निर्दोष का फैसला करते करते ये जो सालों का समय आप बर्बाद कर देते हो, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है और इसके ऊपर विचार हमारा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। नहीं तो हमारे जो समाज के अहम योगदान करता है वो ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। और एक मैं छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि भी जो अधिकार है, जिसको भी जो अधिकार मिला है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई स्पेशल कोई वर्ग हो जी, या कोई अन्य प्रकार का समाज का हिस्सा हो, जिसको जो अधिकार दिया जाता है ना, मैंने बहुत गहराई में जा कर के देखा है कि भी उसका सदुपयोग करने वाले बहुत कम होते हैं। क्या बात है, क्या बात। उसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है जी। और उस सदुपयोग और दुरुपयोग के एक्सपेरिमेंट के अंदर इंसान पिस के रह जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जी। और कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि वे जब तक उसका सही और गलत का सदुपयोग और दुरुपयोग का फैसला होता है तब तक उस इंसान का जीवन बर्बाद हो चुका होता है। जी। तो मैं चाहूँगा कि भाई ये जो कानून व्यवस्था हमारी जो बिगड़ी पड़ी है, जो बहुत लंबी प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उसको सुधार किया जाए। जी। सुनील राज बामनिया जी उर्फ मुक्ति राज जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपको हम जान पाए, आपसे हम निरंतर भविष्य में भी चर्चा करते रहेंगे। और आपकी जो कविताई है उस जो हाय रे जेल कैसी ये जेल रहे, उसने मुझे निशब्द कर दिया, मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, झकझोर कर रख दिया इस कविता ने। वास्तव में आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं, भारतवर्ष विकासशील से विकसित देश की तरफ हम बढ़ने की तरफ चल रहे हैं। बड़ा पीड़ादायक विषय होता है जब इस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी के युग में बैठे हैं, माननीय न्यायालय बैठे हैं, माननीय न्यायाधीश बैठे हैं, सरकारें बैठी हैं, प्रशासन बैठा है, जो जिसको एक काम दिया गया है सच और झूठ का फैसला करने के लिए, पुलिस प्रशासन जो बैठा है, अगर वो टेक्नोलॉजी के युग में भी वही पुराने ढर्रे पर चलते हुए सच और झूठ में अंतर नहीं कर पा रहा और सच और झूठ की उस व्यवस्था को लंबा खींचते खींचते न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली में ले जाते जब एक निर्दोष व्यक्ति किसी साजिश और षड्यंत्र का शिकार बनता है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार, उसका जीवन, उनके बच्चों का कैरियर, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है। और साजिश करता है वो बड़े शातिर, उनके बहुत गहरे और लंबे हाथ होते हैं, उनकी पहुंच दूर तक होती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज के लिए दीमक से भी ख़तरनाक अगर कोई चीज़ मैं कहूँ वो चीज़ हैं। ऐसे लोगों को जानना पहचानना चाहिए। और मेरा तो सरकार, प्रशासन, पुलिस विभाग, न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, जितने माननीय न्यायाधीश हैं, सबसे निवेदन और प्रार्थना है रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल के माध्यम से, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। आज पोलोग्राफिक टेस्ट है,
आप अनेकों इस प्रकार के टेस्ट हैं जिनसे आप सच और झूठ का तुरंत फैसला कर सकते हैं और किसी निर्दोष व्यक्ति को उसके जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप किसी के हंसते खेलते परिवार को बर्बाद होने से बचाइए। ऐसी विनम्र प्रार्थना और अपील चैनल के माध्यम से और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर मेरे लिए आज का ये इंटरव्यू बहुत कुछ प्रेरणादायक है, बहुत कुछ दिल को छू लेने वाला है। कोई ना कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटनाओं से पीड़ित और शिकार रहा होगा। जो व्यक्ति इस इंटरव्यू को देखेगा कभी जीवन में हताश और निराश नहीं होना है। ये तो एक जीवन का हिस्सा है। सत्य अटल है, सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य अपने आप जिस प्रकार से सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिपता है, उसी प्रकार से सत्य सत्य है। उसको चंद लोगों की साजिश और षड्यंत्र से हम सच को झूठ नहीं बना सकते। कुछ देर के लिए सत्य जिस प्रकार से सूरज बादलों के पीछे छुप सकता है, उस प्रकार से सत्य को छिपाया जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। विचारणीय और सोचनीय विषय है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।